वेलकम टू एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा जो करंट टॉपिक है वो चल रहा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बनकर आए थे। इनके बाद जो है वारेन हास्टिंग आते हैं, जो कि पोस्ट पर आते हैं। कौन सी? तो पोस्ट पे आते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल की। लेकिन फर्स्ट चार्टर एक्ट के बाद में गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को हटा दिया जाता है और उसका नाम बदल कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और वारेन हास्टिंग बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन? तो वारेन हास्टिंग। अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। और इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर एबी स्टडीज नाम की हमारी प्रोफाइल है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 में बनता है भारत में गवर्नर। और 1805 तक जो है इसका शासनकाल चलता है। अब इसके शासन या कार्यकाल में इंपॉर्टेंट बातें जो थी तो वो थी कि 1798 ईस्वी में इसने सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत की थी। सब्सिडरी अलायंस क्या होती थी? तो ये सहायक गठबंधन। इसमें क्या होता था कि ये लोग बोलते थे दूसरे स्टेट को, किसी को भी, कि आपके सरकार में राजा आप ही रहेंगे। जो भी वहाँ के राजा होते थे उसको बोलते थे राजा आप ही रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपका होगा। हम जो है वो आर्मी जो होगी वो हमारी होगी, बाकी जो ट्रेड वगैरह होते हैं ये सब काम जो है, कार्यकारिणी जो शक्तियाँ होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो हमारी रहेंगी, हम लोग करेंगे। हम कभी भी युद्ध होता है तो हमारी सेना लड़ेगी। आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी टेंशन लेने की बात थी। इसमें क्या होता था कि ये लोग तो सेना दे दिए, अब राजा हो जाता था आलसी। और क्योंकि ये काफी मोटी रकम लेते थे सेना के बदले, तो उसके चक्कर में क्या होता था, तो राजाओं ने अपनी सेना करनी कम करनी शुरू कर दी थी। और सेना कम कर देते थे तो फिर बाद में यही लोग जो है, जो ब्रिटिशर्स आर्मी हुआ करती थी, वो रिवोल्ट कर देती थी और पूरे स्टेट को अपने अंडर में ले लेती थी। तो देखिए, सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत की किसने? तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। पहला स्टेट कौन था? तो हैदराबाद। हैदराबाद जो है पहला राज्य था जिसने सब्सिडरी अलायंस को अपनाया था। बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस वक्त जो है वहाँ का निज़ाम हुआ करता था, इसका नाम था निज़ाम। नाम भी निज़ाम, पोस्ट का नाम भी निज़ाम। बंगाल में जैसे नवाब चलता था वैसे ही हैदराबाद के राजा को निज़ाम कहा जाता था। तो पहली बार हो गई, किसके द्वारा साइन किया गया सब्सिडरी अलायंस को? तो हैदराबाद के निज़ाम द्वारा साइन किया गया। इसके बाद जो है मैसूर का युद्ध लड़ा जाता है। क्यों लड़ा जाता है? तो मैसूर को ऐसे ही सब्सिडरी अलायंस में बैठा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है टीपू सुल्तान मानते नहीं है, विद्रोह हो जाता है, युद्ध होता है, लेकिन हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और उसके बाद जो है लॉर्ड वेलेस्ली को टाइटल दे दिया जाता है बंगाल टाइगर का, मतलब बंगाल का बाघ। इसके बाद जो है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। और इसके बाद जो है क्यों की जाती है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? तो आईसीएस जो होते थे हमारे, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। पहले क्या होता था, देखिए ब्रिटिशर्स ही भारत में बन के आते थे। कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, गवर्नर सब जो होते थे वही होते थे। तो आईसीएस ऑफिसर्स होते थे वो, अब उनको ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि उनको अब इंग्लिश में बात करेंगे, भारत की जनता समझ पाएगी नहीं। तो यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ के तौर तरीके, इन सब के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कोलकाता में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इसके बाद जो है लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आए थे कौन? तो मॉर्ले मिंटो। नहीं सॉरी, मॉर्ले मिंटो नहीं, लॉर्ड मिंटो। मॉर्ले मिंटो जो है, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिन्होंने लाया था वो बाद में आएंगे, वो वायसराय थे। गवर्नर में थे लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो जो है ये 1807 से 1813 तक इनका कार्यकाल रहा। इंपॉर्टेंट बात है क्या क्या थी? तो अमृतसर की संधि राजा रंजीत सिंह के साथ, अमृतसर की संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। राजा रंजीत सिंह कौन थे? तो राजा रंजीत सिंह जो थे ये वही थे जिन्होंने पंजाब को एकजुट किया था। पहले जो है पंजाब जो है वो 12 भागों में विभाजित था और प्रत्येक भाग जो है वो एक अलग मिस्र के द्वारा
शासित था, यानी कि एक अलग डायनेस्टी, एक अलग राजवंश जो है उस पर शासन करता था। मतलब कुल मिला के 12 राजा थे पंजाब में, लेकिन राजा रंजीत सिंह ने एकजुट किया, यूनाइट किया, और फिर बना हमारा प्रोविंस पंजाब, जिसको आज का पंजाब कहा जाता है। इसमें जो है उस वक्त ये पाकिस्तान तक फैला हुआ था, पाकिस्तान का पंजाब, और ये मिलाकर था। तो किसने एकजुट किया था? तो राजा रंजीत सिंह ने। तो हस्ताक्षर किया गया किसके बीच? तो लॉर्ड मिंटो और राजा रंजीत सिंह के साथ। और 12 मिसल जो थी उसमें रंजीत सिंह की जो मिसल थी उसका नाम अक्सर एग्जाम पूछ लिया जाता है, तो वो क्या थी? तो वो थी शुक्र चकिया। अजीब नाम है लेकिन आपको याद करना होगा, एग्जाम में आता है। शुक्र चकिया जो है ये राजा रंजीत सिंह की मिसल का नाम था। इसके बाद जो है मिंटो ने 1813 में सेकंड चार्टर एक्ट जो है उसको प्रस्तुत किया था, इसी के शासनकाल में आया था। जिसके बाद जो है सेकंड चार्टर एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड में, उसको खत्म कर दिया गया। सिर्फ जो है चाय के व्यापार और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापारों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ब्रिटिश सरकार द्वारा हटा दिया गया था। मिंटो के बाद आते हैं सर चार्ल्स मेटकाफ। देखिए ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके बारे में बस एक ही बात है कि इनको जो है लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है, मतलब प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में ये प्रसिद्ध है, क्योंकि चार्ल्स मेटकाफ ने ही ये आदेश जारी किया था कि लोकल भाषा में आप अखबार छाप सकते हैं, और उसमें जो भी पत्रकार लोग लिखते थे छापते थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी जो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उन सब पर से सभी प्रतिबंध इन्होंने हटा दिया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ये कब से कब तक रहे? तो 1836 से 1842 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके शासनकाल में या कार्यकाल में महत्वपूर्ण जो बातें थी वो थी फर्स्ट एंग्लो अफगान लड़ाई, युद्ध लड़ी गई थी कब? तो 1836 में। इसके बाद राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी जब इनका कार्यकाल चल रहा था 1839। अब देखिए राजा रंजीत सिंह की मृत्यु क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम पूछेगा। तो राजा रंजीत सिंह जब तक थे तो पंजाब एकजुट था, ब्रिटिशर्स की हिम्मत नहीं होती थी पंजाब में जाके, अंग्रेजों को जो है उनसे काफ़ी खौफ था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद फिर इनकी नज़र पड़ती है पंजाब पर। अब पंजाब की तरफ भी ये करना शुरू करते हैं एक्सपेंशन, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कब मृत्यु हुई थी राजा रंजीत सिंह की? तो 1839 में। कौन था उस वक्त गवर्नर? तो लॉर्ड ऑकलैंड। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो जो है वो 1842 से 1844, 2 साल का कार्यकाल, छोटा सा तक इनका कार्यकाल चलता है। इनकी महत्वपूर्ण जो चीजें हुई थी वो क्या थी? तो सिंध को अनेक्स किया गया था, मतलब कि सिंध पर कब्जा कर लिया गया था चार्ल्स नेपियर के द्वारा, और चार्ल्स नेपियर को जो है पहला गवर्नर बना लिया गया था सिंध का, जिसकी जो है कई अखबारों ने आलोचना की थी, क्योंकि सीधा भाई वो लोग अपना आराम से शांति से रहते थे। ब्रिटिशर्स गए, झगड़े लड़ाई किए, युद्ध छेड़ दिया और उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया। किसको? तो सिंध को। सिंध कहाँ है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी कई अखबारों ने आलोचना की, और सबसे ज़्यादा जो है बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स जिसको कि आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसने इस घटना को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। तो अब यहाँ बॉम्बे टाइम्स लिखने का मतलब क्या है? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है इसका प्राचीन नाम क्या था, या फिर ये पूछ देगा कि बॉम्बे टाइम्स जिसने सबसे ज़्यादा आलोचना की थी लॉर्ड एलनबर्ग की सिंध को के एनेक्चर पर, तो उसका वर्तमान में क्या नाम है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया याद रखना है आपको। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट 1843 ईस्वी में इसने दास प्रथा को की अंत कर दिया गया था, यानी कि 1843 में ही अबॉलिश स्लेवरी सिस्टम। इसके बाद आता है डलहौजी। सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल बोलिए, वायसराय बोलिए, सब में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है डलहौजी। डलहौजी क्यों है? क्योंकि कई डेवलपमेंट के कार्य हुए थे इनके कार्यकाल में। ट्रेन चली थी, टेलीग्राम के लाइन बिछाए गए थे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शरीफ आदमी था, आदमी ये था बहुत चालू, एकदम फालतू किस्म का आदमी था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप शुरू कर दी थी इसने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप में क्या है? तो सीधा राजा को बोलते थे अगर आपका डायरेक्ट वारिस नहीं है, अपना पुत्र नहीं है, तो राज्य जो है वो हमारी मतलब अंग्रेजों की हो जाएगी। और इसके अलावा अगर गुड गवर्नेंस स्थापित नहीं कर पाए या फिर लोगों में विद्रोह की भावना दिखी, तो भी जो है राज्य जो है अंग्रेज हड़प लेंगे, राजा को हटा दिया जाएगा उसके पद से। तो इसके कार्यकाल में सबसे पहली बात जो है
बना कब था? तो 1848, और 1848 में ही शुरू कर दिया था क्या? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हिंदी में क्या नाम होता है? तो राज्य हड़प नीति। 1948 में, 1800, सॉरी 1900 नहीं, 1800, 1848 में इसने शुरू की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अंतर्गत जो है सतारा सबसे पहला राज्य था जिसको अपने अधीन कर लिया गया। सतारा कहाँ पर है? तो सतारा महाराष्ट्र का एक शहर है। और सतारा के बाद जैतपुर और संबलपुर, ये दोनों जो उड़ीसा में हैं, इनको भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा कब्जाया गया था। फिर 1853 में झांसी, जिसमें काफ़ी बड़ी लड़ाई हो गई थी, झांसी की रानी ने विद्रोह कर दिया था, तो 1853 में झांसी को मिलाया। झांसी के बाद जो है 1854 में नागपुर को, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक 1856 में क्या, तो अवध में जो है उसको कब्जा दिया। क्या बोल के? तो मिस गवर्निंग, मतलब राजा को अयोग्य बोल के, सही तरीके से शासन प्रणाली नहीं चल रही है, ये रीजन देके अवध को भी अपने अधीन मिला लिया, जबकि वहां पर उनका जो है उत्तराधिकारी भी था, फिर भी उसको मिला लिया। मतलब इनका मकसद था वो दिखाने के लिए सिर्फ रूल्स बनते थे, मेन जो मोटो था वो पूरा होना चाहिए। यही चलता था ब्रिटिशर्स के शासनकाल में। फिर इसके बाद क्या है, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादरी जो इनके पुत्र हैं, ये 1857 की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध करते हैं। क्यों करते हैं? तो सीधा बात है भाई, अवध में उनका जो शासन था उसको छीन लिया, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। बेगम हजरत महल जो है, इसने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो अवध से जो है, अवध क्या, तो आज का लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल जो है नेतृत्व करता थी। इसके बाद जो है, इसके बाद 1853 में चौथा चार्टर एक्ट आता है भारत में, और इस चार्टर एक्ट के अनुसार जो है ईआईसी का जो है कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है 20 साल। और क्या, देखिए हर 20 साल में चार्टर एक्ट आता था, और हर 20 साल में बढ़ा दिया जाता था 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को। लेकिन चौथे चार्टर एक्ट जो कि 1853 में आया था, इसके बाद जब बढ़ाया जाता है तो चलना चाहिए था उसको 73 से, लेकिन ये खत्म हो जाता था कब? तो 1857 में खत्म हो जाता है चार्टर एक्ट, और क्राउन रूल शुरू हो जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है उसके अधिकार को भारत पे। अब 1857 में क्या होता है? तो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में। यह 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके कारण जो है क्राउन ने फिर टेक ओवर कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और खुद रूल करने लगे थे भारत पर। इसके बाद जो है आईसीएस की जो वैकेंसी है, जिसकी शुरुआत जो है कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। कॉर्नवालिस को कहा जाता है भारत में सिविल सर्विसेज का पिता। तो उसने जिस सिविल सर्विस की शुरुआत की थी, उसकी जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए रिटन एग्जामिनेशन के प्रावधान को पहली बार डलहौजी लेके आया था। कब लेके आया था? तो अपने शासनकाल में। और लेकिन अभी जो है भारतीयों को इसमें एग्जाम देने की जो आज्ञा है वो नहीं मिली थी। भारतीय एक्सक्लूडेड थे, इंडियन जो है एक्सक्लूडेड थे। इंडियंस को जो है 1861 में मिलती है क्या, तो आज्ञा, या फिर अलाउ किया जाता है 1861 में सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने के लिए। और पहले जो भारतीय थे जो कि सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके सिविल सर्वेंट बने थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब? तो 1863 ईस्वी में। और दूसरे जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1864 ईस्वी में। देखिए 1 साल का फर्क है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट, 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन की शुरुआत होती है, और पहली रेल भारत में चलती है बॉम्बे टू ठाणे। कब? तो डलहौजी के कार्यकाल में बॉम्बे टू ठाणे पहली रेल चलती है। किस ईयर में? तो 1853 ईयर में। और दूसरी रेल जो है वो हावड़ा से हुगली चलती है 1854 में। देखिए आपके लिए पहली तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये दूसरी वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी रेल कब चली थी? दूसरे भारतीय कौन थे जिनको मिला था आईसीएस का पद पर नियुक्त किए जाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे, या फिर दूसरे भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी? तो क्योंकि पहला जो है ये सबको याद रहता है, ये काफ़ी नॉर्मल हो गया पूछे जाना, तो आजकल जो है दूसरे वाले को ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको ये दोनों ज़्यादा याद रखना। दूसरी ट्रेन कब चली? 1854 में हावड़ा से उगली। दूसरे आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1864 में। इसके बाद जो है अगली वो है कि पीडब्ल्यूडी की स्थापना शुरू की
गई। पीडब्ल्यूडी क्या है, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, आज भी पीडब्ल्यूडी होता है। म्यूनसिपैलिटी के बाद पीडब्ल्यूडी आता है, क्या, तो सड़कें, भवनें आदि का जो निर्माण होता है, पार्क वगैरह ये सब बनवाई जाती है इनके द्वारा। तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई और 1854 में वुड्स एजुकेशन डिस्पैच भारत आता है। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच क्या था, तो चार्ल्स वुड्स नाम का लड़का था, लड़का नहीं मतलब ब्रिटिशर था, उसने एजुकेशनल पॉलिसी लाई थी भारत में, जिसको वुड्स एजुकेशन डिस्पैच कहा जाता है। और इसी को जो है भारत की एजुकेशन प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। क्यों, तो आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है 10+2, फिर ग्रेजुएशन 3 साल का, उसके पहले जो है 10 तक मैट्रिक, ये जो है इसी पर आधारित है। ये चार्ल्स वुड के द्वारा ही दिया गया था, तो मैग्ना कार्टा इसीलिए कहा जाता है इसको। इसके बाद जो है 1856 में डलहौजी जो है वो पाते हैं विडो रीमैरिज एक्ट, किसके साथ, तो करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से विडो रीमैरिज एक्ट को पास, जिसको कि है लॉर्ड कैनिंग आगे चल के पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ लिया, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हमने वेलेस्ली के बारे में पढ़ा। आइए एक क्विक रिवीजन लेते हैं जो भी हमने आज पढ़ा उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक कार्यकाल। इंपॉर्टेंट बातें तो क्या थी, तो सब्सिडरी अलायंस कब, तो 1798 में। इसके बाद जो है पहला स्टेट हैदराबाद था जिसने सब्सिडरी अलायंस पर हस्ताक्षर किया। फिर इसके बाद रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर का दिया गया था खिताब, किसको, तो वेलेस्ली को। और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। क्यों करते हैं, तो आईसीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट कब, तो 1807 से 1813 ईस्वी तक। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अमृतसर की ट्रीटी साइन हुई थी राजा रंजीत सिंह के साथ। और राजा रंजीत सिंह जो है कौन थे, तो यूनाइट किया था पूरे पंजाब को, उन्हीं को राजा रंजीत सिंह के द्वारा ही किया गया था। राजा रंजीत सिंह की मिसल का क्या नाम था, तो शुक्राचार्य उनकी मिसल का नाम था। इसके अलावा सेकंड चार्टर एक्ट प्रस्तुत किया गया था मिंटो के द्वारा, जिसमें कि ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड में जो है मैक्सिमम मोनोपोली जो है हटा दी गई थी, केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर। मिंटो के बाद आते हैं चार्ल्स मेटकाफ। मेटकाफ के बारे में खाली इतना ही जानना है कि लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड क्या, तो एंग्लो अफगान वार लड़ा था कब, 1836 में। और राजा रंजीत सिंह की इन्हीं के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी कब, तो 1839 में। अब मृत्यु हो गई थी तो मतलब ये नहीं किसी ने मार दिया, खुद मरे थे, नेचुरल डेथ से मरे थे। अब अगले जो आए थे वो थे लॉर्ड एलन बोरो। एलन बोरो जो थे वो 1842 1844, छोटा सा कार्यकाल 2 साल का। क्या किया था, तो सिंध को एनेक्स किया था। और इसकी आलोचना किसके द्वारा की गई थी, तो बॉम्बे टाइम। बॉम्बे टाइम का आज का क्या नाम है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो आज का है, वही पहले बॉम्बे टाइम्स के नाम से अखबार प्रकाशित की जाती थी। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसे जो है एक ना एक सवाल रहता ही है। कौन, तो डलहौजी। डलहौजी कब आए, तो 1848 में आए और 1856 तक रहे। 1856 तक रहे। उसके बाद देखिए क्या होता है, तो 1848 में सबसे पहले लगाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहला स्टेट होता है सतारा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जो इसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा कब्जा लिया जाता है। फिर उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को भी इनके द्वारा कब्जा लिया जाता है, दोनों उड़ीसा में। फिर 1853 में झांसी, और 1854 में नागपुर पर नजर पड़ती है, उसको भी कब्जा लिया। और 1856 में अवध के नवाब को, क्योंकि उसका पुत्र भी था लेकिन फिर भी उसको मिस गवर्निंग का आरोप उस पर लगा दिया जाता है, और अवध को भी अपने अंडर में ले लेते हैं। फिर नाजिम अली शाह, जो कि नवाब ऑफ अवध थे, उनकी बीवी हजरत महल बेटे ब्रिजिस कादरी के साथ 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ कर साथ हिस्सा लेती है। और लेकिन हार तो जाते हैं वो लोग, हार हो जाती है, ब्रिटिशर जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी कड़ी टक्कर इनके द्वारा दी जाती है। फिर जो है 1853 ईस्वी में चौथा चार्टर एक्ट आया था, जिसमें कि ईआईसी की जो मोनोपोली है उसको कम्प्लीटली समाप्त कर दी गई थी, और 20 सालों के लिए उसका कार्यकाल को भी जो है भारत में बढ़ा दिया गया था। फिर आईसीएस की वैकेंसी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी, जिसके परीक्षा की प्रपोजल दिया गया था कॉर्नवालिस द्वारा, उसको रिटन एग्जाम के तौर पर कराने की शुरुआत हुई थी कब, तो डलहौजी के कार्यकाल में। लेकिन पहले जो भारतीय थे आईसीएस अधिकारी, वो
बने थे 1863 ईस्वी में। कौन? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, और दूसरे जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कब बने थे? तो 1864 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे 1863 में। इसके बाद जो है 1853 में चलती है पहली ट्रेन। कहाँ से कहाँ? तो बॉम्बे से थाने तक। और दूसरी ट्रेन चलती है 1854 में, एक साल बाद, हावड़ा से हुगली तक। दूसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला वाला तो याद रखना ही है, लेकिन दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच मिशन आता है भारत में, जिसको भारत में शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा गया था, क्योंकि आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो इसी पर आधारित है। 10+2 वाला जो पैटर्न है वो पूरा इसी पर है। साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट PWD की स्थापना कराई गई थी, किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा। और फाइनली जो है 1856 में डलहौजी जो है विडो रीमैरिज एक्ट को जो है पास करते हैं, जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो डलहौजी के बाद आए थे लॉर्ड कैनिंग। आए थे पोस्ट पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पर आए थे, लेकिन फिर क्या होता है 1857 में हो जाता है विद्रोह। और विद्रोह के बाद पोस्ट को बदल के कर दिया जाता है वायसराय, और पहले वायसराय बनते हैं भारत के। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में जितनी भी जानकारी थी वो आप लोग अच्छे से समझ सके होंगे। अगर इसकी PDF चाहिए तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AV स्टडीज। थैंक यू।